बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हकूक़ पर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका को मेरी तरफ से मुबारकबाद और सलाम पेश। जैसा कि आप सबको मालूम है, 10 अप्रैल 1915 को नवाज शरीफ साहब जब गिलगित गए थे तो उन्होंने वहाँ की आइनी और इंतज़ामी इस्लाहात के लिए एक कमेटी तश्कील दी, जिसका मुझे चेयरमैन बनाया। उसमें हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उसके अलावा अशतर औसाफ जो अटॉर्नी जनरल हैं, अपना ख्वाजा ज़हीर साहब जो उनके स्पेशल असिस्टेंट थे, और 3 सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के अलावा DGMO और DG साउथ एशिया। तो हमारी कमेटी को ये काम सौंपा गया कि जो पुराने इस्लाहात हैं उन तमाम का जायज़ा करके देखें कि मज़ीद किस इस्लाहात की ज़रूरत है। तो हमने कई महीने पूरी रिसर्च की और जितने पुराने दस्तावेज़ात थे उनको मुआयना किया, और इसीलिए जो लाहौर 1948-46 का 1846 का लाहौर का एग्रीमेंट, अमृतसर का एग्रीमेंट, फिर 1935 का जो गिलगित की को बेचने का वो था, वो तमाम हमारी रिपोर्ट में शामिल है। और उसके बाद जो 1971, 72, फिर 94 में जो इस्लाहात हुई उनको भी देखा। लेकिन सबसे अहम जो संग मील था गिलगित की इस्लाहात का, वो 1999 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा कि गिलगित का जो स्टेटस है उसका तयन किया जाए, वहाँ के जो लोग हैं उनको बुनियादी हकूक़ दिया जाए और उनको पूरी शहरियत दी जाए ताकि वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल में शामिल हो सके। इस फैसले के चंद माह बाद मार्शल लॉ लग गया मुशर्रफ साहब का, तो उस वक्त तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब 2008 में जमहूरी निज़ाम वापस आया तो 2009 में गिलगित बल्तिस्तान गवर्नेंस और एम्पावरमेंट का एक आर्डर इशू हुआ कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें काफ़ी इस्लाहात की गई। उसमें इसका नाम नार्दर्न एरिया से चेंज करके GB रखा गया। उसके अलावा वहाँ पे 33 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असम्बली बनाई, जिन्होंने अपना खुद चीफ मिनिस्टर चुनना था, जिसमें 6 वज़ीर और 2 मशीर थे। एक गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल बनी 24 मेंबर की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे और मुख्तलिफ वज़रा और नॉमिनेटेड और इलेक्टेड लोग थे। और उसके अलावा उन्होंने उनको अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन और अपनी जो मजमूई तौर पर जो इंटरनल अटानमी के मसाइल हैं, इंतज़ामी तौर पर उसका डेलीगेट किया। तो हमने जब इसको बड़े गौर से देखा, इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में, तो ज़ाहिर है कि हमें जो कमियां महसूस हुई उनमें एक तो ये थी कि गिलगित की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। जो आइनी अदारे हैं मसलन CCI, NFC, NEC, उसमें नुमाइंदगी नहीं है, सर्विसेज में नुमाइंदगी नहीं है, और तमाम के तमाम वो सब्जेक्ट जो बाकी सूबों के पास हैं वो गिलगित की असम्बली के पास नहीं है। और आखिर में ये कि सर्विसेज में उनका कोटा नहीं है। तो हमने फिर अपनी सिफारिशात इस तजिए की रोशनी में मुरतब की, और जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का 1915 का एक रेजोल्यूशन था, उसकी रोशनी में इसको देखा। तो हमने फिर ये रिकमेंड किया कि चूँकि कश्मीर का मसला हल होना है और अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल होना है, तो हम अगर इसको सूबा बनाएंगे आर्टिकल 1 को अमेंड करके, तो हिंदुस्तान को ये मौका मिलेगा कि वो कहेंगे कि जी इन्होंने ये जम कर लिया है और वो कश्मीर का मसला के मुताबिक काम नहीं हुआ। तो हम इसको एक प्रोविजनल स्टेटस दें ऑफ ए प्रोविंस, जिसको डिफेक्टो स्टेटस कहते हैं, डिजोरे नहीं, यानी कानून आइन का आर्टिकल 1 तब्दील करके नहीं। उसके साथ जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि जितने तमाम सब्जेक्ट्स जो फेडरल सब्जेक्ट्स के अलावा सूबों के पास थे वो GB असम्बली को ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद उनकी नुमाइंदगी NEC में, NFC में, CCI में वो रिकमेंड की गई, और उसके अलावा जो सर्विसेज में उनका कोटा और सर्विसेज की रिफॉर्म, उसका भी पूरा तज़किरा हुआ। सीटों के बारे में ज़ाहिर है कि हमने ये रिकमेंड किया कि जिस तरह फाटा को स्पेशल सीटें दी हुई हैं,
حالانکہ وہ اس وقت صوبہ نہیں تھے. اس طریقے سے جی بی کو بھی اسپیشل سیٹیں دی جا سکتی ہیں آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 57 کو امینڈ کر کے. آرٹیکل 1 کو نہیں جس میں کہ وہ فارمل صوبہ ہوتا ہے. تو اس کے لحاظ سے لیکن یہ ریکمینڈ کیا ساتھ کہ یہ جو سیٹیں ہیں پھر آزاد کشمیر کو بھی اسی وقت ملنی چاہیے اور ان دونوں پہ فیصلہ اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس ہماری رپورٹ کی جو ہم نے 10 ستمبر 2017 کو سبمٹ کی, 10 اپریل 2017 کو سبمٹ کی, اس کی روشنی میں پھر ایک اپریل 2018 میں ایک کمپریہنسو آرڈر ایشو ہوا جس میں یہ تمام سفارشات پہ عمل درآمد ہوا, اور ساتھ ہی جو کونسل تھی اس کو بھی ابالش کیا گیا, کیونکہ ہمارا یہ بھی تجزیہ تھا کہ کونسل کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار بہت زیادہ ہے انٹرفیئر کرنے کا, اور اس میں جی بی کے اپنی اسمبلی کے اختیارات کم ہوتے ہیں. تو یہ کمپریہنسو پیکج اپریل 2018 میں نافذ ہو گیا تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی خواہشات تھیں, جو بھی ڈیمانڈ تھیں, اس کے مطابق کافی حد تک یہ پورا ہو گیا. اور یہ ہم نے شکر ہے کہ احتیاط سے کام لیا, کیونکہ 5 اگست میں جو ہندوستان نے ایکشن لیا ہے, اگر ہم نے اس کو مکمل صوبہ بنا دیا ہوتا جو جس طرح کی ڈیمانڈ تھی, تو ہندوستان کہتا کہ پاکستان نے جی بی کو ضم کیا, ہم نے اپنے کشمیر کو ضم کیا ہے. تو ہمارے یہ احتیاط جو ہے کام آئی. اب ان تمام سفارشات کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اپنے جو احساس معلومی ہے وہ ختم ہو, کہ ہم پوری پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ہم سٹیزن ہیں. دوسرا, گورننس اچھی ہو, لوگوں کو سروس ڈیلیوری جو ہے وہ پوری طرح ملے. ہماری رپورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہے جی بی کی, اس پہ کافی سفارشات ہیں, خاص طور پہ کیونکہ سی پیک کا یہ گیٹ وے ہے, جس کی وجہ سے اس کو بہت فائدے ہو سکتے ہیں, بہت اور پروجیکٹ آ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی سروسز میں پورا کوٹا ان کو ملے گا, اور ڈیولپمنٹ بجٹ بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا. تو یہ ہماری مجموعی سفارشات تھیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو شرکاء ہیں اس کانفرنس میں, وہ اس رپورٹ پہ پوری طرح بحث کریں گے, اور اس کے مطابق یہ محسوس کریں گے کہ یہ ایک بہت اہم قدم ہے 1999 کے آرڈر کے بعد, جو کہ 2009 کے آرڈر کے بعد, جس سے زیادہ تر جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی.